हेलो फ्रेंड्स, सीटेट 2019 के बाकी के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के, जिसमें पहला प्रश्न है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है अधिगम पुनरुत्पादन और स्मरण की प्रतिक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्तीय संबंध द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान संरचना की प्रक्रिया है। तो इसमें से सही आंसर आपको चुनना है। तो संरचनावादी सिद्धांत क्या होता है? वुंट और टिचनर के द्वारा विकसित संरचनावादी सिद्धांत जो है उसे चेतना का सिद्धांत भी कहते हैं। यह निरीक्षण विधि का प्रयोग करता है तथा शिक्षार्थी के मानसिक दशाओं का अध्ययन करके ध्यान, सीखना, चिंतन, इस तरह का प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के बाद वैसे पाठ्यक्रमों पर ज्यादा ध्यान देता है जिसमें कि विद्यार्थी ज्यादा चिंतन कर सकें, स्मरण, प्रत्यक्षण मतलब पहचान कर सकें, ध्यान कर सकें, ऐसी मानसिक क्रियाओं का समुचित विकास हो। वैसे प्रयोगात्मक अध्ययनों का इन्होंने प्रयोग किया, तो इसे उन्हें संरचनात्मक सिद्धांत दिया। इसमें क्या है कि बहुत सारे विधि प्रविधि के द्वारा उन्होंने संरचनात्मक मानसिक संरचना में परिवर्तन और चिंतन, स्मरण, इस सब पर जोर देकर, तो इसमें आपका संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में ये कथन सही है कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान संरचना की प्रक्रिया है। मतलब सक्रिय विनियोजन जिसमें कि आप सोच सके, स्मरण कर सके, आपका जो भी सक्रिय प्रयोग होता है उसमें आप समस्या का समाधान करना, लिखना, चर्चा करना, ये सारी चीजें जहाँ आती हैं वहाँ उसे हम सक्रिय विनियोजन कहते हैं। तब भी अधिगम के अंतर्गत उसको पढ़ना, लिखना, चर्चा करना, सक्रिय जब उसमें वो भागीदारी करते हैं, तो इसलिए संरचना सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में ये कथन सही है कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान संरचना की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने से क्या पता चलता है? उदाहरण और गैर उदाहरण। उदाहरण क्या होगा कि उदाहरण जो सही है उसको हम उदाहरण कहेंगे। जैसे अर्थशास्त्र में अगर हम लेते हैं तो ये उदाहरण दे सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो है जिसमें कि बाजार फ्री होता है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वह वहाँ का बाजार मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। अब नॉन एग्जाम्पल इसमें क्या हो गया? नॉन एग्जाम्पल या गैर उदाहरण कि प्ले इज एन एक्टिविटी परसूट फॉर जॉय, मतलब खेल एक प्रक्रिया है जो कि आनंद के लिए की जाती है। तो ये तो उदाहरण नहीं हुआ। एक उदाहरण हुआ जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है और दूसरा जो है वो सब्जेक्ट से उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए उदाहरण हो गया सब्जेक्ट से रिलेटेड कैपिटलिस्ट मार्केट, और गैर उदाहरण हो गया कि खेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शंस है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। एक यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, यह अवधारणात्मक समझ की बजाय कार्यावधिक और प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। देख, उदाहरण और गैर उदाहरण देने से क्या होता है कि बच्चों के मन में जो अवधारणा बना हुआ है कि ये चीज ये है, मतलब दो चीज में अलग अलग करना, डिफरेंशिएट करना, अवधारणा के प्रति कॉन्सेप्ट में परिवर्तन को प्रोत्साहित करने का यह तरीका है उदाहरण और गैर उदाहरण। एक उदाहरण होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड और दूसरा उससे एकदम अलग, तो इससे समझ में आता है बच्चों को कि क्या सही है क्या गलत है, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना या दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। बाहरी मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन कम होता है, आंतरिक मतलब इंटरनल अभिप्रेरणा बढ़ती है। तीसरा है यह बच्चों को प्रदर्शन पर आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। चौथा, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है।
जब लगातार आप उनको गुड और स्टार और ये सब देते रहेंगे ना तो उसका महत्व खत्म हो जाता है, और जब कभी कभी मिलता है तो उससे उनमें अभिरुचि और जिज्ञासा और प्रेरणा भी बढ़ती है। तो इसको एक साइकोलॉजी में ये भी कहा जाता है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी का मतलब होता है कि बच्चों को आप एनकरेज करने के लिए उन्हें स्टार और गुड, वेरी गुड ये सब दें, लेकिन ये टोकन है, आपने जो स्टार और गुड और वेरी गुड दिया। लेकिन इकोनॉमी का मतलब होगा कि इसमें आप मितव्ययिता बरतें, मतलब कि बहुत ज्यादा न दें, नहीं तो इसका महत्व कम हो जाएगा। तो इसमें बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम हो जाती है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। तो हमें जब भी किसी बच्चे को प्रेज भी करना है या उसको आगे बढ़ाने के लिए एनकरेज करना है तो उसको हमेशा हर समय नहीं एनकरेज करना है, नहीं तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। ना हमेशा ज्यादा एनकरेज करना चाहिए, ना हमेशा डिस्करेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? सार्थक मतलब पर्पसफुल लर्निंग किस चीज से होगा? शारीरिक दंड से? बिल्कुल नहीं। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण जिसमें आप बच्चे के साथ सहयोग करेंगे, सतत समग्र मूल्यांकन जिसे CCE भी कहा जाता है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? CCE को किसने शुरू किया था? स्टार्टेड बाय CBSE, है ना, सेंट्रल बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और निरंतर तुलनात्मक अध्ययन, इसमें आपका कोड दिया हुआ है, आपको सही कोड चुनना है। ठीक है, तो इसका कोड है B&C, मतलब सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत समग्र मूल्यांकन। ये जो है ये बच्चों में सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगी। हमेशा मूल्यांकन होता रहेगा तो उनको अपनी कमियों का पता चलेगा, फिर वो उसमें मेहनत करेंगे और सहयोग टीचर का रहेगा। तो जब लर्निंग का एनवायरनमेंट सहयोगात्मक रहेगा तो बच्चों को सीखने में मोटिवेशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहेजते हैं? जटिल अवधारणा, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को कैसे करते हैं? तो इसके लिए शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को व्याख्यान देने से नहीं होता है, लेक्चर तो टीचर सेंटर्ड हो जाता है। प्रतियोगितात्मक अवसर से भी नहीं होता है। कंपटीशन में क्या होता है कि जो सफल हो गए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन बाकी लोग पीछे रह जाते हैं। बार बार यांत्रिक नहीं, अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के शिक्षक जब बच्चों को कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो उस पर बार बार परिचर्चा करके और अन्वेषण करके उसको सहज कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों के लिए एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, प्रत्येक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो यही है कि बच्चों को जो इजीली सहजानुभूत मतलब होता है कि इजीली जो वो अनुमान कर सकते हैं आंसर का, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करना ताकि वो सही आंसर तक पहुंच सके और किसी समस्या को समाधान करने के लिए आगे बढ़ें और उसी पर आधारित फिर विचार को मंथन करके, मतलब ऐसे करने से क्या होगा, इसका क्या अच्छाई है, इसकी क्या बुराई है, ये सारी चीजों को सोचने के लिए सिखाकर। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? तो हम विकास की तीव्र गति होती है शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में। तो शैशवावस्था 1 से 5 साल होता है और बाल्यावस्था होता है 5 से 12। तो ये आपका आंसर होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था और शैशवावस्था में बहुत तेजी से विकास होता है, शरीर का वजन भी बढ़ता है। इसके अलावा वृद्धि में क्या होता है, शरीर की लंबाई, भार, ये सब। और विकास में क्या होता है, विकास में होता है क्षमताओं में वृद्धि, नई क्षमताओं का निर्माण, ये सारी चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है?
विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है, मतलब परिवर्तन होता रहता है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो इसमें कहना है कि कौन सा नहीं है। तो विकास जीवन पर्यंत होता है मेंटल होता है, विकास शारीरिक नहीं होता है तो फिर मेंटल होता है। विकास परिवर्त्य होता है, मतलब परिवर्तित होता रहता है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है, तो ये तीनों सही है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। सांस्कृतिक संदर्भ भी मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो ये हम लोग हमेशा से जानते हैं कि व्यक्तिक विभिन्नता हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो पहला सामाजिकरण होता है घर परिवार और दूसरा होता है, इसका आंसर है विद्यालय। फिर विद्यालय और मीडिया को हम द्वितीय सामाजिकरण, घर के बाद स्कूल आता है और स्कूल के साथ इन्होंने मीडिया को जोड़ दिया है, इसलिए मीडिया आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है? परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है, मतलब कि इसका आंसर है 6 से 11 वर्ष। परवर्ती का मतलब हुआ कि बाल्यावस्था के बाद के काल का जो वर्ष होता है। तो हम लोग क्या कि 0 से 5 शैशवावस्था है ना, उसके बाद बाल्यावस्था, ये परवर्ती बाल्यावस्था का कार्य है। ठीक है, जो शैशवावस्था के बाद शुरू होता है। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। इसका किससे संबंधित है? तो ये व्यक्तिक भिन्नता, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, बुद्धि में, प्रेरणा में, अभिरुचि में, रंग, रूप, स्वभाव, सब चीज में। तो उसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस। लॉरेंस कोलबर्ट के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति का सही स्तर सूचित करता है? हमने देखा कि लॉरेंस कोलबर्ट ने 3 लेवल बताए थे नैतिकता के विकास का, जिसमें एक था परंपरागत, एक था पूर्व परंपरागत, फिर था परंपरागत और तीसरा था उत्तर परंपरागत, मतलब कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये 3 लेवल थे, हर लेवल में 2-2 स्टेज था। तो इसमें पूछ रहा है कि नैतिकता का अनुपस्थिति। तो पहला जो लेवल था, जिसको कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, जिसमें होता है कि दंड और पुरस्कार से जो संबंधित होता है, पहला लेवल होता है जिसमें नैतिकता 0 से 4 साल के बच्चे होते हैं और नैतिकता का उस समय विकास नहीं होता। वो जो भी काम करते हैं सही या गलत, वो दंड और पुरस्कार से संबंधित होता है। तो इसलिए इसका आंसर है लेवल स्तर 1। हमने कोलबर्ट का वीडियो बनाया जिसमें सारे स्तर डिटेल में डील किए गए हैं, आप देख लेंगे वो वीडियो। छात्रों को नवीन ज्ञान सिखाने हेतु सर्वप्रथम क्या किया जाना चाहिए? नया ज्ञान जब भी छात्रों को सिखाना हो तो सबसे पहले क्या करना होगा? छात्रों का स्तर का ज्ञान करेंगे, नवीन उदाहरण देंगे, नवीन विधियों का प्रयोग करेंगे, नहीं, छात्रों को सीखने के नियम बताएंगे। न्यूनतम प्रभावी शिक्षण विधि है। न्यूनतम प्रभावी मतलब कि लेस इफेक्टिव, मतलब ये सबसे कम इफेक्टिव है, इसको नहीं अपनाना चाहिए, कहने का यह मतलब। समस्या समाधान प्रभावी शिक्षण है। कक्षा में वाद विवाद से भी शिक्षण प्रभावी होता है। कक्षा में रटना न्यूनतम प्रभावी शिक्षण है। ये रिकमेंडेड नहीं होता। पैनल विचार विमर्श से भी ज्ञान बढ़ता है। अंतिम क्वेश्चन है, खेल, गीतों और उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है किस पद्धति में? डाल्टन पद्धति में, प्रोजेक्ट पद्धति में, मॉन्टेसरी पद्धति में या किंडरगार्टन पद्धति में? हम एक एक करके तीनों सारों
पद्धतियों को देखते हैं। डाल्टन पद्धति जो है वो हेलेन पार्कहर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। हेलेन पार्कहर्स्ट, ठीक है, ये डाल्टन पद्धति को उन्होंने बनाया था। ये उनकी अवधारणा है जो कि मारिया मॉन्टेसरी एंड डीवी से प्रभावित है। उनका उद्देश्य है कि बच्चों की जो प्रतिभा है बच्चों की और समुदाय की जो जरूरत है उसके बीच में संतुलन बैठाना। मतलब बच्चों की प्रतिभा को समुदाय के काम में लाने के लिए एक संतुलन बैठाना विषय वस्तु द्वारा स्थापित प्रयोगशाला है। जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसके लिए प्रयोगशाला बना है। छात्र क्या करते हैं कि वहाँ टीचर उनको सलाह देते हैं और वो स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, और वो स्वतंत्र सीखने के लिए वहाँ पर प्रयोगशालाएं बनी हैं जहाँ पर पुस्तक, चित्र, मानचित्र, संदर्भ के सारे ग्रंथ, ये सारी चीजें होते हैं, और विशेषज्ञ वहाँ रहते हैं। वर्ष भर का कार्य को वो साल भर का कार्य को 9 से 10 असाइनमेंट में बांट देते हैं और छात्रों को दे दिया जाता है, और जिसे छात्र अपनी स्वतंत्रता पूर्वक अपने स्तर पर अपनी गति से उसको पूरा करते हैं और विभिन्न प्रयोगशालाओं में जाकर उससे संबंधित मटेरियल इकट्ठा करते हैं। तो ये उन छात्रों की उन्नति में सहायक होता है क्योंकि वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं। प्रोजेक्ट विधि में का नाम में जुड़ा है डीवी, किलपैट्रिक और स्टीवेंसन का नाम आता है। मेन इन लोग का दोनों का नाम है, जो कि उनका कहना है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए जो नेचुरल एटमॉस्फेयर होता है, स्वाभाविक वातावरण उपयुक्त होता है। तो छात्रों को समस्या दी जाती है, छात्र समस्या खुद लाते हैं, फिर उसके लिए योजना बनाते हैं और उसके बाद उस योजना को वो समस्या मूलक कार्य जो भी योजना में लेते हैं, जो भी समस्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, उसे वो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण करते हैं। और शिक्षण एक्टिविटी जो है वो रचनात्मक और सामाजिक बातचीत से बुनियादी कुशलता का निर्माण करती है। ये बच्चे खुद से करते हैं और टीचर उनको गाइड करते हैं, तो उसमें उनमें एफिशिएंसी उनकी बढ़ती है। मॉन्टेसरी पद्धति में क्या होता है, 6 वर्ष के बालक हेतु ये है जिसमें कि कर्मेंद्रिय और जननेंद्रिय शिक्षण, भाषा और गणित को पढ़ाया जाता है। मतलब कर्मेंद्रिय के द्वारा शिक्षण और मतलब अपने सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग करके भाषा और गणित और व्यवहारिक जीवन की 100 क्रियाओं को सिखाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि इसमें जैसे ऐसे मॉन्टेसरी में ऐसे मारिया मॉन्टेसरी का नाम है इनकी, इसमें ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जाती है जैसे पानी गिराना, ग्लास में पानी डालना, बटन खोलना, कुर्सी उठाना। तो ये सारा कार्य बच्चों को सिखाया जाता है 6 साल तक के बच्चों के लिए, ताकि उनको एक्टिविटी, सेंस, मोटर एंड हैंड का कोऑर्डिनेशन सीख सकें, उनका गति का नियंत्रण हो सके, मांसपेशियों का संचालन हो सके, बच्चों में बैलेंस बन सके, संतुलन बन सके। और बच्चों को यहाँ चित्र के द्वारा पढ़ाई कराया जाता है, जिससे कि बच्चे चित्र को देखकर चीज पहचान भी सकें और उनके नाम भी जान सकें। तो यहाँ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चीजें सिखाई जाती हैं। इसमें 100 क्रियाएं इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसमें बच्चों को छोटे छोटे काम कराया जाता है। किंडरगार्टन पद्धति में क्या है कि बच्चों की रुचि, ये फ्रॉबेल का है, बच्चों की रुचि और क्षमता के हिसाब से 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं वैसे बच्चों को प्ले और एक्टिविटी के द्वारा कुछ चीजें सिखाई जाती हैं। मतलब औपचारिक शिक्षा खेल के द्वारा और बच्चों की रुचि और क्षमता के अनुसार उन्हें गीत, राइम्स के द्वारा, उपहारों के द्वारा, फूल के बारे में बताना है तो फूलों को दिखाकर सिखाना, रंगों के बारे में सिखाना, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जिसमें बच्चे खेल खेल में बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। तो इसका आंसर है कि खेल, गीत और उपहारों के द्वारा कहाँ शिक्षा दी जाती है, तो किंडरगार्टन में। ये हो गया। ये सब क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।